नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीरीज सोशल टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी घाट में उपस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में उपस्थित नहीं है। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा, मुदुगुला कोंडा। देखिए, गलीकोंडा है, सलहेर ये पूर्वी घाट में नहीं, ये पश्चिमी घाट में है। ये सह्याद्री की पहाड़ियों में अवस्थित है। सिंकरामगट्टा ये भी है, और मुदुगुला कोंडा ये भी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सलहेर पर्वत कहाँ पर है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है और सलहेर पर्वतीय चोटी महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंतर्गत स्थित है और सह्याद्री की प्रमुख चोटी है। सह्याद्री की प्रमुख चोटी है। 32वीं सबसे ऊंचाई चोटी मानी जाती है। यात्रा और पर्यटन, सामाजिक महत्व और इसका इतिहास। सलहेर किला इस चोटी सलहेर किला भी अवस्थित है इस चोटी पर और मराठा साम्राज्य का एक ऐतिहासिक किला है। यह किला एक रणनीतिक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, खासकर युद्धों के दौरान। ये सही बात है, युद्धों के दौरान जो चोटियों पर किले अवस्थित होते हैं, सब वहीं पर ठहराव लेते हैं ताकि ऊंची जगहों से सुरक्षा की जा सके और प्रतिवाद किया जा सके, वार पर प्रतिवाद किया जा सके। ये कुछ इस प्रकार की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? पोंडू जो कृषि का नाम है वो उड़ीसा, माशा हिमाचल प्रदेश, ओणम केरल या झूम असम। देखिए, पोंडू जो है ये तमिल वर्ड है, परंतु यह अधिकतर उड़ीसा में की जाती है। कृषि का नाम है ये। माशा हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये मध्य प्रदेश की कृषि का नाम है। पोनम केरल और झूम असम। ये सही बात है। ये झूम खेती जो एक स्थान पर से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये क्या होता था पहले पुराने समय में भी, खाद जो पोटेशियम है, डीपी, फॉस्फेट जो उर्वरक है, ये पहले कम यूज किए जाते थे। जमीन की उर्वरता जैसे ही खत्म होने लगती थी, वो दूसरी जगह पर जंगल काट के स्थानांतरित करके, अर्थात दूसरी जगह कन्वर्ट करके दूसरी जगह फसल उगाने लगते थे ताकि फसल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और फसल की पैदावार भी अच्छी हो। क्योंकि एक ही एक जगह फसल करने से उनकी जो उर्वरता है वो कम हो जाती थी। और अभी हम आर्टिफिशियल जो यूरिया देखते हैं, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिप्सम वगैरह, चूनक, इन सबका इलाज है। भूमि की टेस्टिंग करके उन सबका इलाज कर सकते हैं आज के समय। ये झूम खेती की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े इलाकों में ये आज भी होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्षा कृषि ये मध्य प्रदेश में की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लद्दाख कहते हैं इसे। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। अफ्रीका में चीतेमिन या तावी कहते हैं। श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। और पोंडू कृषि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की जाती है। पोंडू जो शब्द है, यह जमीन की उर्वरता रहती है और खेती की जाती है। इसके बाद में जमीन की परती छोड़ देते हैं, जमीन को वैसा वैसा ही छोड़ देते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। पोंडू को आदिवासियों द्वारा प्रचलित है और कृषि में जंगल के क्षेत्रों में साफ करके, अर्थात पेड़ों की कटाई करके नई जमीन की फसलें उगाई जाती है। और पोनम और झूम खेती असम, जिसे चेना, कुरुआ, लदान, मिल्पा, रे इत्यादि नामों से जानते हैं। और बेवर कहते हैं। कुरुआ, झूम खेती आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनता है। कृषि प्रौद्योगिकी, GAS सौर सेल, परमाणु तकनीकी या DC डेक। देखिए, बेल और इसरो के सहयोग से GAS सौर सेल का ये बनता है। ये दूसरा इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और भारतीय इसरो के सहयोग से गैलियम आर्सेनाइड और सौर सेल, आर्सेनाइड सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल थर्ड, फोर्थ, 5 सेमीकंडक्टर सामग्री में से एक है जो फोटोवोल्टिक उपयोगों में उपयोग की जाती है। बेल और गैलियम आर्सेनाइड, बेल और इसरो का सहयोग और गैलियम आर्सेनाइड सौर सेल के फायदे क्या क्या है, उनके उपयोग और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालौर जिले में कौन सा पर्वत अवस्थित है? जयपुर में, अलवर, शिखर। इनको मिलान करना है। बरवाड़ा, बरवाड़ा जो जयपुर में पड़ता है, ये चौथ का बरवाड़ा काफी फेमस है। कंजर जनजातियों की कुलदेवी है, जो कि कंजर जनजाति यूं बोलते हैं कि
कि चोरी करना तो क्या इनका पेशा ही है। जब भी चोरी करने जाते हैं तब इनको पूजते हैं, चौथ माता को पूजा करते हैं, हनुमान जी को ये इष्ट देवों के रूप में मानते हैं। फिर और इनके घरों के पीछे दरवाजा होता है भागने के लिए। और झारोला, रघुनाथगढ़, भानगढ़। भानगढ़ के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जयपुर के पास में अवस्थित है, काफी भूतिया गढ़ है ये। यहाँ रात शाम को 5 बजे के बाद कोई नहीं ठहरता, यहाँ गार्ड वगैरह भी कोई नहीं है, सुनसान इलाका है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? जयपुर। ये ऐसे एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है, इसका फला इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झालौला पर्वत राजस्थान के जालोर जिले में अवस्थित है। ये पर्वत जालोर के प्रमुख भागरों में से एक है। भागर पर्वत कहलाता है। और डोरा पर्वत, कंचनजंगा, सुधा पर्वत, ये डोरा पर्वत, कंचनजंगिरी, सुधा पर्वत, ये सब जालोर में ही अवस्थित है। बड़ौदा की पहाड़ियों में स्थित जयपुर के ग्रामीण जिलों में इसकी ऊंचाई 786 मीटर है। चौथ का भरवाड़ा जिसे कहते हैं। और अरावली पर्वत राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान के अड़ावा पर्वत भी कहा जाता है। जिरगा पर्वत, गुरु शिखर, ये शिखर में गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। शेर की पहाड़ी सेकंड सबसे बड़ी चोटी है, जबकि इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। रघुनाथ पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में। इसका इतिहास, ये चंदेल शासकों के करीब 1300 साल पहले इसकी स्थापना शिव नगरी के नाम से हुई थी, रघुनाथगढ़ी की। प्राचीन काल में इसे खो के नाम से भी जाना जाता था। 1857 के सीकर के राजा देवी सिंह ने इस गांव का नाम रघुनाथगढ़ रखा था। ये भानगढ़ का किला है, कुछ इस प्रकार का दिखता है भानगढ़। ये जस्ट जयपुर के एंड में, अलवर के जस्ट बगल में, बॉर्डर के पास में ही है। ये अलवर में नहीं आता, ये जयपुर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकुंदरा, डोरा पर्वत, अलवर, गिरवा। देखिए अलवर पर्वत तो अलग से आ गया। डोरा पर्वत जालोर में है। गिरवा पर्वत ये भी नहीं है। मुकुंदरा हिल्स ये विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। विंध्य श्रेणी कोटा में, कोटा दरा और शोषण अभ्यारण्य, ये सब इसी लाइन में अवस्थित है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार के रूप में माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या। मुकुंदरा हिल्स काफी फला फूला और हरा भरा फला फूला इलाका है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान की खूबसूरत जैव विविधता के भरपूर क्षेत्र है। यहाँ भरपूर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। सुंदरता के लिए जाना जाता है। मुकुंदरा इसका स्थित है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यह क्षेत्र घने जंगलों और झरनों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स की खासियत है और जैव विविधता, वन्य जीव, जैव विविधता देखिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। अन्य अनेक प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ बाघ, तेंदुए, हिरण, सांभर, नीलगाय आदि जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स में कई खूबसूरत झरने हैं, जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता के चार चांद लगाते हैं। मुकुंदरा हिल्स का महत्व पर्यटन और जल संसाधन, जैव विविधता का संरक्षण। मुकुंदरा हिल्स में घूमने के स्थान कौन से? दरा अभ्यारण्य, ये दरा कोटा से जब झालावाड़ साइड जाते हैं, जब बीच में आता है ये गागरोन का किला। ये गागरोन का किला झालावाड़ में अवस्थित है। गागरोन यह एक ऐतिहासिक स्थल है, भव्य दृश्यों में से एक है। घूमने लायक जगह मुकुंदरा हिल्स में कुछ इस प्रकार है। मुकुंदरा हिल्स जाने का समय, हिल्स में घूमने के समय सर्दियों का मौसम है और मौसम सुहाना रहता है। ठीक है, ये उदयपुर है और ये विंध्य प्लेटू, विंध्याचल जो कि कोटा क्षेत्र में आता है। और ये अरावली क्षेत्र, इधर रणौत, कच्छ, जो कि जालोर भी इस तरह साइड ये पहाड़ियां हैं, ये जालोर में अवस्थित है। यहाँ पाली है, पाली, सिरोही और जालोर कुछ इस प्रकार। यहाँ पहाड़ियों में किले अवस्थित है। इन पहाड़ियों में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा किला है जालोर में, जो कि मारवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। जब मारवाड़ के राजाओं को खतरा महसूस होता था, मालदीव को ले लो या चंद्रसेन को ले लो, सबसे पहले ये यही आके रुकते थे। अगर इस किले को जीत लिया तो समझो पूरा मारवाड़ जीत लिया। इस किले का नाम आपको बताना है, ये कौन सा किला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंध परियोजनाओं से रिलेटेड है। देखिए अभी मिक्स पेपर सीरीज चल रही है, सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। सिद्धमुख परियोजना, जालोर, बाड़मेर,
जालोर, पाली एवं जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना और जाखम परियोजना, ये कहाँ अवस्थित है? देखिए, ये सिद्धमुख परियोजना है जो कि हनुमानगढ़ और चूरू में अवस्थित है, ये सही बात है, ये चौथा इसका सही आंसर है। और नर्मदा परियोजना जो कि जालोर और बाड़मेर में अवस्थित है, ये नर्मदा नदी से आ रही है और गुजरात में एक बांध बना हुआ है जहां से ये सीधे जालोर में बाड़मेर में पानी आता है। जालोर, फिर उसके बाद बाड़मेर में जाता है ये पानी। पूरी टोटल कंक्रीट से बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा है, ताकि फ्लो अच्छा बन सके इसका। नर्मदा परियोजना आप मैप पर जाके देखेगा, ये पूरा अगर आप गुजरात से आप देखोगे तब सीधा आरसीसी पूरे झालावाड़, सॉरी, जालोर और बाड़मेर तक पहुंच जाओगे आप। जवाई परियोजना जो कि जालोर, पाली और जोधपुर, ये सही बात है। और जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़, चूरू और हिसार जिलों में सिंचाई की सुविधा देते हैं। इस परियोजना की आधारशिला राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 को भादरा के पास भिरानी गांव में रखी थी। इस परियोजना का मकसद सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आय बढ़ाकर गरीबी कम करना है। इस परियोजना में पर्यावरण की क्षरण की रफ्तार को धीमा करने और उलटने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का यूरोपीय आर्थिक समुदाय में मदद मिली थी। इस परियोजना से जुड़ी नहरों पर कई बार किसान पानी चोरी करते पकड़े गए और सिद्धमुख नहर वितरिका का बड़ा हिस्सा भादरा क्षेत्र में आता है। उसके बाद नर्मदा घाटी परियोजना, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के नर्मदा नदी पर उसकी सहायक नदियों के पर बांध बनाने की योजना है। देखिए, एमपी में विंध्य हिमाचल, सॉरी, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा और विंध्य के मध्य है। और विंध्य जहाँ से चंबल नदी भी निकलती है, वहां से नर्मदा नदी भी बीच घाट से निकलती है। और सतपुड़ा के दूसरी तरफ दक्षिणी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। देखिए, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापन परियोजना ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, जिसका मकसद नर्मदा नदी घाटी के वन और कृषि समुदाय को स्थायी परिदृश्य को बनाए रखना है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना, यह नर्मदा नदी पर बना दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करना है। जवाई बांध के बारे में, उदयपुर के कोटला तहसील में बनी बांध में पानी लाने के लिए पार से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। और जाखम नदी परियोजना, इसके बारे में, यह जाखम बांध की नींव 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी। बांध का निर्माण 1986 में पूरा हुआ था, लेकिन इस परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे। जाखम बांध की लंबाई लगभग 253 मीटर है और इसका भराव क्षमता 31 मीटर तक है। जाखम नदी और छोटी सादड़ी उपमंडल के जाखमनिया गांव से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर सवर्णीय धाराएं का उत्पत्ति, या फिर अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, या फिर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। कौन सा इसका सही आंसर है? 1-2, 1-2-3, या 1-2, 1-3, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन हो सकता है? चलिए आंसर देते हैं इसका। कुछ स्थानों पर सवर्णीय धाराओं की उत्पत्ति, ये सही बात है। सवर्णीय धाराओं की उत्पत्ति इनका कारण बनती है धूल भरी आंधियों का। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, नहीं, ये नहीं हो सकता। और अति तीव्रगामी पूरी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी नहीं हो सकता। ये केवल इसका पहला आंसर इसका सही है। सवर्णीय धाराएं आखिर होती क्या है? देखिए, सवर्णीय धाराएं तापमान के अंतर के कारण तरल या गैस में होने वाली गतिविधि, इस प्रक्रिया को गर्म तरल ऊपर उड़ता है और ठंडा तरल नीचे की तरफ जाता है। अर्थात गर्म हवा ये ठंडे प्रदेशों से गर्म हिस्से में परिवर्तन, यह सवर्णीय धाराएं कहलाती है। चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, या फिर एयर पार्टिकल्स हो, किसी भी तरह से हो, सवर्णीय धाराएं गर्म से ठंडे की ओर या ठंडे से गर्म की ओर तापमान में परिवर्तन का कारण बनती है। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री धाराएं, तूफान, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सवर्णीय धाराओं के कुछ उदाहरण। और जब
हम अपने हाथों में को कैंप फायर के ऊपर रखते हैं और ये कुछ उदाहरण है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सौवर निधान आखिर होती क्या है, इसका बेसिक क्या है। अगला क्वेश्चन,